अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करने लगे हैं इस सैचुरेटेड टेस्ट की डिस्कशन फेज के हवाले से। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। एमसीक्यू है 127। इफ आर इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन बाय इट इज, ठीक है, मतलब और हाइट और रेंज के हवाले से बात हो रही है। हमें पता है कि मैक्सिमम रेंज हमारे पास जो होता है, मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल है हमारे पास आर, हमारे पास मैक्सिमम कब होगा? जब हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या हो, वो 45 डिग्री हो। रेंज और प्रोजेक्टाइल के दरमियान में जो रिलेशन है वो है हमारे पास आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स एच। अब अगर हमने मैक्सिमम रेंज की बात की तो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होता है? 45 पे। तो अगर मैं टेंजेंट की वैल्यू 45 को करूं तो 45 टेंजेंट 1 के बराबर, तो r इज इक्वल टू 4h आ जाएगा। और इन्होंने हाइट मांगी है तो हाइट हमारे पास r/4 हो जाएगा। मतलब 45 डिग्री पे जो हमारे पास हाइट गेन होती है वो रेंज के 4 गुना कम होती है, या 1/4 टाइम्स ऑफ द रेंज होती है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर रेंज 16 हो तो हाइट हमारे पास 4 मीटर होगा। तो आंसर इसका जो आता है वो ऑप्शन नंबर डी में आता है कि हाइट इज इक्वल टू r डिवाइड बाय 4 845 डिग्री। एंगल का हमें पता मैक्सिमम रेंज से पता चला कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या होता है? 45 डिग्री होता है। सेकेंड एमसीक्यू है द रेशियो ऑफ द एसआई टू सीजीएस यूनिट्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू, फोर्स कांस्टेंट से मुराद के की वैल्यू की यहाँ पे बात हो रही है। हमें पता है कि k इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाय x के बराबर है, न्यूटन पर मीटर है। ये ऐसा यूनिट होगा। अगर हम बात करें इसकी सीजीएस सिस्टम में तो सीजीएस में न्यूटन के लिए डायन इस्तेमाल होता है और मीटर के लिए सेंटीमीटर। k पे अगर इन दोनों यूनिट्स का रेशियो ले लें, किसके? डायन पर सेंटीमीटर के साथ, तो आंसर क्या आएगा? हमें पता है कि एक न्यूटन में 10⁵ डायन्स होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर? 100, जिसको मैं 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकता हूं, डिवाइड बाय डायन पर सेंटीमीटर। ये डायन पर सेंटीमीटर, डायन दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे तो रह गया 10⁵ बाय 10⁻², जिससे 10⁻³ आ जाएगा। तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो ऑप्शन नंबर डी में आएगी, 10⁻³ नेक्स्ट है 129 एमसीक्यू। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। हमारे पास लीनियर मोशन में मास होता है और रोटेशनल मोशन में, जिसको हम इनर्शिया भी कहते हैं, रोटेशनल मोशन में हमारे पास जो मास का एनालॉग इस्तेमाल होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनालॉग मीन सिमिलर, तो मास का जो सिमिलर रोटेशनल मोशन में इस्तेमाल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। 130। अच्छा, ये 130 है। तो 129 जो था अच्छा 130 में ऑप्शन है, 129 एमसीक्यू रह गया था, वो जरा देखिए। अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम रेडिएटिव मटेरियल आर। हमें पता है कि जब रेडिएटिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियाई बनता है वो हीलियम न्यूक्लियाई बनता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। 129 में भी ए है और 130 में भी हमारे पास ए ऑप्शन था। 131 की तरफ आते हैं। An electric bulb is rated 220 volt 100 watt. The power consumed by it when operated on 110 volt will be, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है, पावर कंजम्पशन की। जो रेटेड पावर और वोल्ट गिवन है वो हम निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू V² R फार्मूले से। यहाँ से R बराबर हो जाएगा V² बाय P। हमें वोल्टेज गिवन है 220, उसका हम स्क्वायर लेंगे, डिवाइड बाय पावर कितना है 100। यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल सकती है। अब ये कहते हैं कि अगर आपको 110 वोल्ट वोल्टेज गिवन हो तो पावर कंज्यूम पावर की वैल्यू, ये तो रेटेड पावर थी, पावर कंज्यूम हमारे पास वही फार्मूला V² और R है। V² V की वैल्यू 110 गिवन है, इसका स्क्वायर लेंगे और R की वैल्यू हम बेटा ये वाला पुट करेंगे जो रेटेड पावर से हमें आया था, वो था 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ऊपर मैं लिख सकता हूं 110 मल्टीप्लाई बाय 110
और साथ में 100 भी ऊपर चला जाएगा और नीचे 220 मल्टीप्लाई बाय 220 क्योंकि स्क्वायर है, 0 0 0 0 कैंसिल, 11 22 11 22, तो ऊपर 100 नीचे 4, 100 डिवाइड बाय 4 से 25 वाट आ जाएगा। तो पावर कंज्यूम जो है वो 25 वाट का होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। 132 एमसीक्यू है बुक का या इस पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। हमने पढ़ा था ओहमिक कंडक्टर वो होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। आई और वी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो और रेजिस्टेंस टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो, आई वी ग्राफ लीनियर बने, ठीक है। कॉपर सिल्वर चूंकि दोनों मेटल से, तो ये ओहमिक बिहेवियर शो करते हैं। जबकि फिलामेंट बल्ब जो है जिसको हम टंगस्टन फिलामेंट भी कहते हैं, ये नॉन ओहमिक कंडक्टर है क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। 133 की तरफ आते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेम एज 5 जूल पर कूलम, 5 वोल्ट पर कूलम, 5 कूलम पर सेकंड। पता है करंट क्या है? करंट हमने डिफाइन करते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर 5 एम्पियर है इट मींस 5 कूलम का चार्ज अगर पर सेकंड या 1 सेकंड में एक बार में गुजरता है 5 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में, तो हम कहते हैं कि करंट कितना है? 5 एम्पियर का है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। 134 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। अच्छा, ये तमाम के तमाम रेजिस्टर जो है वेरिएबल रेजिस्टर है, रियोस्टेट है, पोटेंशियल डिवाइडर है। इनमें से जो थर्मिस्टर है, रियोस्टेट वगैरह में तो हम लिंक चेंज करते हैं उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पे जो थर्मिस्टर है इसको हम हीट सेंसिटिव रेजिस्टर के, थर्मल रेजिस्टर या हीट सेंसिटिव रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू टेंपरेचर चेंज होने से चेंज होती है। तो थर्मिस्टर हमारे पास हीट सेंसिटिव रेजिस्टर कहलाता है। ऑप्शन सी। 135 है। What will be the effect on the capacitance of the capacitor if the area of each plate is double while the separation between the plate is half? इसी तरह का एमसीक्यू लास्ट टाइम इंडिकेटर्स में दिया गया था। कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन बाई डी के बराबर है अगर परमिटिविटी है, फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। ये कहते हैं अगर हम एरिया को डबल कर दें, ठीक है, और डी की वैल्यू को डिस्टेंस दरमियान द प्लेट्स हाफ करें, डी बाई 2 कर ले, तो कैपेसिटेंस में इंक्रीज है क्या डिग्रीज? तो आप देख रहे हैं ये 2 एप्सिलॉन और डी बाई 2, डी 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई को 4 टाइम्स ए एप्सिलॉन बाई डी बन जाएगा। और यू विल सी कि आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 गुना बढ़ जाती है। जब भी आप प्लेट्स का एरिया बढ़ाते हैं और प्लेट्स का दरमियान डिस्टेंस कम करेंगे, दोनों से हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू में इंक्रीज आएगा क्योंकि ए के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और डी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4 टाइम इंक्रीज का आएगा, इंक्रीज बाय 4, ऑप्शन डी करेक्ट है। 136 when the state of the gas changes without change in temperature the gas is said to undergo। हम अगर किसी सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस रखते हैं और हम उसका स्टेट चेंज ऑब्जर्व करते हैं इनिशियल से फाइनल, तो उसमें प्रेशर या वॉल्यूम या चेंज आता भी है, लेकिन ये कहते हैं टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने 4 तरह के प्रोसेस पढ़े हैं, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ठीक है। तो और एक हमारे पास जो है वो आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तो दैट प्रोसेस कॉल्ड आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मीन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो गैस और चेंजेस तो उसमें आएगी प्रेशर वॉल्यूम की हवा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अ पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल एंड द फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स। फंडामेंटल और इसके बाद जो 2 हार्मोनिक्स है। इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, मतलब ओपन आर्गन पाइप है, हमें अगर ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम हो जो कि V/2L के बराबर है, तो ये कहते हैं कि F1 भी मालूम करे और नेक्स्ट हार्मोनिक्स भी मालूम करे। तो स्पीड हमें 340 गिवन है, ट्यूब की लेंथ 1 मीटर गिवन है, तो इससे आ जाएगा 170 हर्ट्ज। हमारे पास ओपन आर्गन पाइप में जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इंटीजर मल्टीपल होती है। तो if 2 हमारे पास 2f1 हो जाएगी, 3 हमारे पास 3f1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 170 से आ जाएगा 0, बल्कि 340 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 340। और अगर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 510 आ जाएगा। तो मतलब 170, 340 और 510 वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आता है। 138
If the tension of the string is increased by 4 times, the fundamental frequency of the harmonic series of the stationary waves would be. हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो था वो स्ट्रिंग के केस में v/2l था। क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के केस में ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल करती है, और ट्रांसवर्स के लिए स्पीड का फार्मूला हमने लिखा था टेंशन डिवाइड बाय लीनियर मास डेंसिटी, या आप लिख सकते हैं TL डिवाइड बाय m। इस फार्मूले से फ्रीक्वेंसी का टेंशन के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम स्क्वायर रूट को 4 गुना बढ़ाते तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी इस रिलेशन के मुताबिक। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आएगा हमारे पास वो आएगा इंक्रीजेस बाय 2, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 139 है, टू वेव्स हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन पाथ डिफरेंस इज। याद रखिए हमारे पास इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है। हमने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ट्रांसवर्स में क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस की हम बात करते हैं वो हम कहते हैं कि हमारे पास इंटीजर मल्टीपल ऑफ लिम्डा के बराबर होगी। ठीक है, पाथ डिफरेंस 0 हो, 1 लिम्डा हो, 2 लिम्डा हो, 3 लिम्डा हो, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव कहलाएगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास जो वैल्यू आती है पाथ डिफरेंस की वो आएगी 2n+1 इंटू लिम्डा बाय 2। अगर यहाँ 0 पुट करते हैं, इनकी वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिम्डा बाय 2। अगर 1 पुट करते हैं तो 8 मल्टीपल ऑफ लिम्डा बाय 2। इस तरह आप वैल्यू ऐड कर दे तो हमारे पास पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 8 मल्टीपल ऑफ लिम्डा बाय 2 आनी चाहिए। जहां पे बी होगा हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बनता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट MCQ है, if position vector and linear momentum both are lying in the XY plane। अगर हमारे पास ये XY प्लेन है और यहां पे हमारे पास R और P, R क्रॉस P हम मालूम कर रहे हैं, हमारे पास R है और हमारे पास फर्स्ट क्या है, P है, एंगल थीटा पे। तो R क्रॉस P हमें पता है कि R क्रॉस P जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। और हमने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर के प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा के लिए उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन पे ये वेक्टर्स पड़े हुए हैं। तो हमारे पास R क्रॉस P से बनेगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इस प्लेन को परपेंडिकुलर हमें ड्रा करना है तो वो होगा हमारे पास अलॉन्ग द Z एक्सिस। इसका परपेंडिकुलर क्या बनता है, अलॉन्ग द Z एक्सिस, R क्रॉस P। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा के लिए इस प्लेन को क्या होगा, परपेंडिकुलर, और XY को परपेंडिकुलर एक्सिस जो बनती है वो Z एक्सिस बनती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये था MCQ नंबर 140। ठीक है, 141 की तरफ आते हैं। ग्रेटर द एरिया अंडर PV कर्व मोर विल बी द वर्क डन। हमें पता है कि PV डायग्राम में ये हम प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में P डेल्टा V के बराबर होता है। तो जब भी हम PV डायग्राम की बात करेंगे, PV डायग्राम में हमारे पास फर्ज करें ये है मुख्तलिफ ग्राफ है A और B। इस ग्राफ के नीचे एरिया कम है तो इसके लिए वर्क डन की वैल्यू कम होगी। इस ग्राफ के नीचे एरिया ज्यादा है तो जब एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगी तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो PV डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वर्क डन। जितना ज्यादा एरिया उतना वर्क डन ज्यादा हमारे पास होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी था। 142 की तरफ आते हैं। N-type crystal is formed when germanium or silicon crystal is doped with the impurity which is a। याद रखिए जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम इसकी पेंटावेलेंट एलिमेंट के साथ ग्रुप के साथ डोपिंग करेंगे तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ऑक्टेट के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिकदार में होंगे। तो N-type crystal formed when germanium and सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद एन इंप्योरिटी व्हिच इज कॉल्ड पेंटावेलेंट। जब पेंटावेलेंट से इसकी डोपिंग करेंगे, किसे करेंगे, पेंटावेलेंट से, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, पेंटावेलेंट से। ठीक है,
पासवर्ड वगैरह से। तो अगर हम पेंटावेलेंट से करेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन एन रीजन में ज्यादा होते हैं, तो हमारे पास पेंटावेलेंट की डोपिंग करनी चाहिए। 143 MCQ 143 की तरफ आते हैं। The fundamental frequency of standing waves produced along a string of fixed length L at both ends is 10 Hz। एक स्ट्रिंग है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आई है 10 हर्ट्ज, ठीक है। तो अगर हम इसको नेट पे प्लग करते हमारे पास ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है। हम मुख्तलिफ 1 और 4 पार्ट से 1 और 6 7 हर्ट्ज इसको प्लग करेंगे, हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी मिलती है। लेकिन हमने एक बात पढ़ी है कि हमारे पास जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसी होती है वो क्वांटाइज होगी। क्वांटाइज मीन वो इसी फंडामेंटल के इंटीजर मल्टीपल के तौर पर होगी। तो अगर मैं F2 की बात करूंगा तो 2F1 हो जाएगा, F3 की बात करूंगा तो 3F1। तो अगर पहली 10 हर्ट्ज है तो दूसरी क्या होगी 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50, मतलब 10 दिन का गैप आएगा। इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी के 45 है, इस फ्रीक्वेंसी में हमारे पास कोई स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास ये इंटीजर मल्टीपल के बराबर नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो पूछा गया वो ऑप्शन डी है। इस पे हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगे 45 हर्ट्ज पे, ठीक है। 144 F हम लिखते हैं कि अप्लाइड फोर्स चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम के बराबर होता है। इस फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। पूछा गया कि फोर्स की डायरेक्शन को क्या होगी। फोर्स हमेशा के लिए चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा, ना उसको परपेंडिकुलर होगा ना उसको एंटीपैरेलल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए जो है पैरेलल टू डेल्टा पी है, ए ऑप्शन। 145 की तरफ आते हैं। वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय -1 द रिजल्टेंट वेक्टर हैज। हमने पढ़ा है कि जब भी किसी वेक्टर को किसी नंबर से या स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में चेंज आ सकता है। अगर मैं वेक्टर ए को -1 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर -a आएगा। इसका मैग्नीट्यूड जो है ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। हाँ, डायरेक्शन से क्या होगा अपोजिट होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा रिजल्टेंट का। तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन नंबर बी। और ये था एमसीक्यू नंबर 145, ठीक है। 146 एमसीक्यू है। द पॉसिबल एंगल मेड बाय the vector B having components 2i minus 2j with the positive x-axis xy plane। एक वेक्टर A गिवन है जिसके कंपोनेंट्स गिवन है 2i minus 2j। याद रखिए ये हमें शौक हो रहा है कि यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव है और y कंपोनेंट क्या है नेगेटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ये लाई करेगा क्वाड्रेंट 4 में, क्योंकि क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव है और y हमारे पास क्या है नेगेटिव है। अब यहां तक जो एंगल बनेगा हमारे पास, यहां तक जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे पास बनेगा क्वाड्रेंट 4 की। हम जब एंगल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एंगल हमारे पास है 360 डिग्री, और इसमें से हम ये वाला पार्ट माइनस करेंगे। याद रखिए जब हमारे पास वेक्टर ए गिवन था 2i minus 2j, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो 2/2 आ जाएगा, नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन। और हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स -1 जो है वो 45 डिग्री के बराबर होता है। तो रिजल्टेंट एंगल जो यहां पे बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो 360 डिग्री -45 है। द आंसर विल बी 315 डिग्री। दैट इज द पॉसिबल एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विच हैव एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव y कंपोनेंट नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एमसीक्यू है 147। एमसीक्यू है 147 एमसीक्यू है। वर्क डन ऑन द बॉडी इन अ कंजर्वेटिव फील्ड अलोंग द क्लोज पाथ इज 0। हमने पढ़ा है कि हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हमारे पास किसी भी क्लोज पाथ के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जब भी वर्डन होगा तो टोटल वर्डन 0 होगा और वर्डन पाथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ये दो बातें हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। इन तमाम फोर्सेस में हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स गिवन है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जब भी अलोंग द क्लोज पाथ वर्डन होता है तो ये हमें 0 रिजल्टेंट देता है, 0 वर्डन देता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनमें से जो कंजर्वेटिव फोर्स है
वो कौन सा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑप्शन नंबर ए वाली। 148 पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, पर मीटर हमें पता है कि हमारे पास 1 ओवर लेमडा बराबर है आर एच 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। मतलब आर एच हमारे पास रिलेशन है 1 ओवर लेमडा के साथ, ठीक है। अगर हमें लेवल सीरीज की बात करूं शॉर्टेस्ट के लिए तो आर एच 1 ओवर लेमडा के बराबर आएगा। अब यहां पे हमें लग रहा है कि आर एच का यूनिट क्या होगा? 1 ओवर लेमडा के रेसिप्रोकल है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो 1 ओवर मीटर, या अगर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, तो पर मीटर इज द यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। और ये आपके पास ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। 149 की तरफ आते हैं। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 10 वोल्ट इट्स पीक वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर का पीक वैल्यू के साथ रिलेशन हमें याद है, वी नॉट और अंडर रूट 2 होता है। अगर आपसे पीक वैल्यू पूछ रहे हैं तो अंडर रूट 2 को वी आर एम एस से मल्टीप्लाई करें। अंडर रूट 2 0.707 के बराबर है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 10 है, तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 7.07 वोल्ट अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू 150। इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज होते हैं, कौन सा लीड करता है कौन सा लेग करता है? तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमारे पास रेजिस्टिव वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं। क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। तो करंट वोल्टेज दोनों इन फेज, इनके दरमियान एंगल क्या होगा? हमेशा के लिए 0 डिग्री होगा। इसमें से कोई लीड या लेग नहीं करता। तो इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी है। 151 क्वेश्चन है, इन इनिशियल प्रोसेस 2 photons जनरेटेड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद रखिए जब भी हमारे पास इनिहिलेशन ऑफ मैटर होते हैं, फिर इनिहिलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब भी आपस में इस तरह मीट करते हैं तो हमारे पास 2 फोटॉन जनरेट होते हैं, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे टू कंजर्व द मोमेंटम। तो हमारे पास मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं और ये हमेशा के लिए ट्रेवल करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन टू कंजर्व द मोमेंटम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, इन अपोजिट डायरेक्शन। 152 स्पीड ऑफ आइडियल फ्लूइड थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 100 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द फ्लूइड फॉर डायमीटर 50 सेंटीमीटर। रिलेशन है V का एरिया के साथ, और पाइप के केस में क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4 के बराबर। मतलब स्पीड का 1 ओवर डी स्क्वायर के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर बाय इनवर्स एरिया के पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। 2 पार्ट है, कंपैरिजन के लिए मैंने डायमीटर को रिड्यूस किया है। अब हमारे पास डायमीटर पहले 100/50 हुआ है, तो मतलब डायमीटर जो इनिशियल के मुकाबले में था वो क्या हुआ बेटा? हाफ हुआ है, इनिशियल से हाफ हुआ है। तो मैं ऊपर की वैल्यू d1/2 को करूंगा, तो लिखे जरा v1/v2 इज इक्वल टू d1/2 होल स्क्वायर। ये d2 की वैल्यू बन गई, क्योंकि 100 से 50 सेंटीमीटर डायमीटर आया था तो डिक्रीज हुआ था, 2 टाइम्स हाफ हुआ था, और ये इनिशियल डायमीटर d1 स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा d1 स्क्वायर, नीचे डिवाइड बाय 4, तो 4 नीचे आ जाएगा d1 स्क्वायर, v1/v2। d1 स्क्वायर आपस में कैंसिल, v2 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा किसके बराबर? 4v1। तो 4 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल स्पीड भी 4 थी, 4 16। तो मतलब ये हुआ, अगर ये डबल होता है तो इसके ऊपर क्या बेटा? स्क्वायर है। अगर ये रिड्यूस होता है 2 टाइम्स तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर 4 गुना बढ़ेगा तो पहले से स्पीड 4 थी, 4 का क्या हो जाएगा? 16। तो याद रखिए बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास डायमीटर या एरिया कम होने से स्पीड की वैल्यू में इंक्रीज आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। एमसीक्यू है 153। द टर्म रो जी एच का जो टर्म हमने बर्नौलीज इक्वेशन में लिखा है, ये किस टर्म को रिप्रेजेंट करता है? तो हमने कहा था कि रो जी एच को हम लिख सकते हैं मास और वॉल्यूम जी एच, और एन जी एच आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। बर्नौली इक्वेशन को हमने लिखा था प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर और प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रेशर का टर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन सब का सम हमेशा के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो रो जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 154 द ईएमएफ इंड्यूसेस इन ट्रांसफार्मर इज, हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है या तो हमारे पास देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, या अगर, और इसको कहेंगे अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को करीब या दूर हम कर दें, इसको हम कहते हैं मोशन ईएमएफ। ठीक है, कंडक्टर को मोशन देते हैं। लेकिन अगर कंडक्टर रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट से और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है जो कि कंडक्टर से लिंक करता है, इसको हम कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ट्रांसफार्मर में दोनों कॉइल्स रेस्ट में होते हैं, लेकिन प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है जिससे मैग्नेटिक चेंज मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो कि सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा। तो इस वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है। चूंकि कंडक्टर की मोशन नहीं होती उसको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 155 है डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर टू अ कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू आर जनरल गैस कांस्टेंट के बराबर है। सिंपल सा एमसीक्यू था। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट गिव्स मिनिमम रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स हमें मिनिमम रिजल्टेंट दे सकते हैं अगर इनके दरमियान एंगल क्या हो? 180 डिग्री हो। क्या हो? 180। देखिए फर्ज करें मेरे पास दो वेक्टर्स, दो फोर्स हम ले लेता हूं, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। एक है 4, दूसरा है 3 न्यूटन। तो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो इनका रिजल्टेंट आएगा F1 प्लस F2। सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेक्टर रेट होते हैं, तो 4 प्लस 3 से क्या आएगा? 7। मैक्सिमम रिजल्टेंट हमें मिल रहा है। अगर मिनिमम पूछा जाए तो अपोजिट डायरेक्शन हो, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो मिनिमम आपके पास 4 माइनस से क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब एंगल क्या हो? 180 हो। तो मिनिमम रिजल्टेंट दो वेक्टर से हमें हमारे पास हासिल होता है अगर इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है 157 अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस। हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसमें हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी में चेंज यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती है, जिसके लिए आपने इसका जो वेव फॉर्म बनाया था इसका आपने ड्रा किया था। डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, साथ में मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी चेंज होती है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नंबर सी आता है। 1 into मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगी। 58 एमसीक्यू है 158 द पी एन जंक्शन डायोड वर्क्स एज इंसुलेटर इफ कनेक्टेड इज। अगर आप इस तरह करते हैं कि आप पी एन जंक्शन डायोड को रिवर्स में किस में रिवर्स में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर इसको आप कनेक्ट करते विद द माइनस और इसको कनेक्ट करते विद द प्लस, तो रिवर्स बेयासिंग जब भी होगी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आपने पढ़ा है डायोड किस तरह काम करता है। डायोड हमेशा के लिए अगर उसका P प्लस के साथ और इन माइनस से कनेक्ट हो तो ये फॉरवर्ड बेयस के तौर पे काम करेगा और इस दौरान ये करंट को कंडक्ट करेगा। और अगर P नेगेटिव के साथ हो और इन पॉजिटिव के साथ हो तो ये रिवर्स बेयसिंग होगी, कोई करंट फ्लो नहीं करवाएगा। तो इस वजह से ये करेगा एज इंसुलेटर। तो रिवर्स बेयसिंग में इट विल एक्ट एज इंसुलेटर। 159 पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस पीएन जंक्शन ऑफ सिलिकॉन इज, ये 0.7 है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बैरियर जो है ये 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, पीएन जंक्शन के लिए। 60 है हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 1600 इयर्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ रेडियम एग्जिस्टिंग नाउ 25 ग्राम विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब इनिशियल वैल्यू जो थी वो 100 ग्राम थी और अब कितनी रहेगी 25। तो इस पे दो हाफ लाइफ गुजर चुके हैं, 100 से 50 ग्राम पहली हाफ लाइफ और 50 से 25 ग्राम दूसरी हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है 1600 इयर्स। तो दो हाफ लाइफ के लिए हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 3200 इयर्स। तो 3200 इयर्स के बाद 100 ग्राम में से कितना बच जाएगा 25 ग्राम बच जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आता है 160। अच्छा ये 160 था, ठीक है, ये 160 था। 161 की तरफ आते हैं। Among the following 4 spectral regions, the photons has the highest energy in them। अच्छा याद रखिए
हमें पता है कि फोटॉन की जो एनर्जी है उसका रिलेशन वेवलेंथ के साथ है hc और लैम्डा। इन गिवन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो इंफ्रारेड की है, उसके बाद रेड की है, उसके बाद ब्लू की और उसके बाद वायलेट की है। हमें पता है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम हो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो इन तमाम ऑप्शन में हमारे पास वेवलेंथ जो है वो वायलेट की सबसे कम होती है। तो वायलेट की वेवलेंथ अगर कम है तो उसका फोटॉन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है, वायलेट का। एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, और इन तमाम ऑप्शन में सबसे ज्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड की है, फिर रेड की है, फिर ब्लू के आखिर में वायलेट की। क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। लास्ट वन है कि a source of light is at a distance 50 centimeter from a photocell। फोटोसेल से लाइट का सोर्स जो है वो 50 सेंटीमीटर पे था, एंड द स्टार्टिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी V नॉट, और उसका स्टार्टिंग पोटेंशियल क्या था, वो V नॉट था। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द फोटोसेल इज मेड 25, मतलब जो लाइट थी वो फोटोसेल के करीब लाई गई, हाफ डिस्टेंस पे लाई गई, 50 से 25 पे लाई गई। तो ये कहते हैं कि न्यू पोटेंशियल क्या बनेगा। याद रखिए स्टार्टिंग पोटेंशियल डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द फोटोसेल डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है उससे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पोटेंशियल इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जो आप सोर्स और फोटोसेल के दरमियान में चेंज कर रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू वही रहेगी जो इनिशियल थी, और वो आपके पास क्या थी, वो V नॉट थी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है। तो ये सच की बेटा डिस्कशन थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।